वेलकम टू माय चैनल वांशन एफएफ में दूसरे पार्ट में जिस स्टोरी का नाम है रॉयल मैरिज कर्स प्रिंस। सुखाते हुए बहुत से को मतलब प्यार करती है, कांचन को भी थोड़ा सा प्यार करती है और वो दिन सीन शिफ्ट होके अगले दिन पे आते हैं जहाँ कांचन की मॉम बॉसरन को उठा रही होती हैं। ये कहा बॉसरन उठो, तुम्हारे मॉम आई है। उनका अच्छा, तो बॉसरन उठ जाती है पर कांचन को उठाते उठती नहीं, उसका टांग पकड़ के उसकी माँ उल्टा कर देती है, खींच लेती है बिस्तर पर से। तो कांचन की मॉम उठाते हैं और पैर पकड़ के उसको घसीट लेती हैं बिस्तर से। तो कांचन कहती है मॉम प्लीज़ मुझे सोने दीजिए ना थोड़ा सा और। तो उसकी मॉम बोलती हैं और उसके बैग पे धम मार के बोलती हैं अभी अभी तुम्हें 5 मिनट सोने दूंगी, इधर आओ, तुम्हें मैं कॉल लगाती। और उससे मार के उसकी पिछवाड़ा सुझाते हुए उठा देती हैं। पॉजिशन देख के हटती है कि देखती है और हंसने लगती है और कहती है हंसने लगती है और यूँ कहती है अच्छा वो तुम्हारे मॉम ने आंटी से और मारी और बहुत शैतानी करती है और मारी इसे और करती है और ज़ोर से पेट पकड़ के हंसने लगती है। और जब कांचन की मॉम उसे जब उसके बैग मार के सुझाने लगती है तो देखती हैं कि बहुत से तरह हंस रही हैं, तो उसको भी पकड़ के मतलब उसके भी बैग पे मार देती है, मतलब ऐसे नहीं थोड़ा सा प्यार से उसे मारने लगती है। तो नहीं हमारी सॉरी तुम बहुत हंसी आ रहे, इधर आओ, तुम्हें बहुत ज़्यादा आ गई, उधर आओ, तुम्हें क्या लगा अगर तुम अच्छे उठ गई हो मैं तुम्हें कुछ नहीं कहूँगी, इधर आओ तुम्हें अभी और लगाती हूँ। और वो भी कंसर्न करती है हाँ मम मरिए। और दोनों जने जब उनकी मम चले जाती उनको जल्दी से आ जाओ और नाश्ता कर लो, फिर तुम्हें स्कूल के लिए जाना भी है, ठीक है, बैग करके आ जाना। और बॉसरन तुम्हारी मॉम आई हैं, ठीक है, नाश्ता करके ही जाना, ठीक है बेटे। उनका जी आंट। अब उसकी मॉम चली जाती है कंसन की, तो कंसन कहती जी आंट। ये क्या था तो उसकी कॉपी फिश करते हुए उसको मुंह पकड़ के उसको तकिया में मार देती है। अरे ये सीन शिफ्ट होता है क्लासरूम में जहाँ पे ये दोनों आजू बाजू बैठे होते हैं, क्योंकि टीचर ने ना अलग बिठाया होता है क्योंकि ये साथ में होते तो ज़्यादा ही वो शरारत करते। तो प्रिंसिपल ने कहा ना आजू बाजू बैठाना, तो लेफ़्ट साइड इधर और राइट साइड उधर बैठे थे। उन्हें एक बेंच पे जैसे हम बैठे नहीं रहते हैं पास में जैसे फ्रेंड्स बैठे रहते हैं, तो उन्हें आगे पीछे बैठाया गया था। और एक बच्चे को बैठे थे, वो उसी बच्चों में से था कि मतलब जैसे पसंद नहीं करते ना कुछ बच्चे कि हाँ कितना बनते हैं, उनमें से एक था, तो उन्हें बैठाया था, उनके बीच उसे बैठाया था। तो वो बैठा था आजू बाजू आगे पीछे। तो वो कांचन उस सामने वाले बच्चे को ऐसे मार करती है उसको ये दे देना, तो वो उसे गंदा सा मतलब पिक्चर बना के देती है कि गधे के सींग पे मतलब 2 चोटी ऐसे लगा देती है और ऐसे उसे पास करने देती है। उस पर लिखा होता है कि हो नेचुरल ब्यूटी डोंकी, तुम्हारा शक्ल ऐसा दिखता है, और वो पेपर पास करने को कहती है। तो वो बाउसर को देती है, तो वो उसे लगता है कि उसने दिया है। तो बाउसर क्या करती है कि उसका बाल पकड़ के वो उसकी आगे वाली बुक में ना तो धप से मार देती है और टीचर देख लेते हैं और बाउसर को पनिशमेंट देते हैं क्लासरूम से बाहर जाने का। कांसर बहुत हंसती है तो उसे हंसता हुआ देख के बहुत हंसा से डर लगा के वहीं बैठा देते हैं। तो कांसे को टीचर डांट के बैठने को कहते हैं।
तो कांसेशन चुपचाप बैठ जाती है और मतलब उसे स्टडी पे ध्यान तो है नहीं, बिल्कुल मेरी तरह नहीं पढ़ना चाहिए, मैं पढ़ाई करती हूँ। तो वो नोटबुक खोलती है जो टीचर पढ़ा रहे होते हैं, तो वो उस चैप्टर को पढ़ रही होती है और उसे एक शरारत सूझता है। वो अपने बैग से नकली सा प्लास्टिक का वो जो चिपकली होता है, वो जो आगे जो बच्चा बैठा होता है उसके ऊपर छोड़ देती है, और वो बच्चा देखता है कि उसके सर पर से फिसल के उसकी नोटबुक पे गिर जाती है, और वो बच्चा शोर मचाने लगता है। और जब वो उसे ऐसे उछलता हुआ देखती है तो कंसर्न को और हंसी आने लगता है, वो भब्बा के और हंसने लगती है। वो ऐसे लगती है कैसे चिपली कैसे चीख रहे थे और हंसने लगता है। टीचर देखते हैं कि कंसर्न कैसे इसका ही शैतानी था, तुमने शरारत फिर से करी। तो कंसर्न नहीं, वो फैन वो सीलिंग पर से गिरा, झूठ बोल रहे हो। इधर देखा तो वो उसका एक और वैसे ही खिलौना उसके हाथ में होता है। तो टीचर उसको भी कहते हैं कि तुम्हारी शिकायत मैं प्रिंसिपल से लगाऊंगा, और उसे सज़ा दे, उसे भी बाहर खड़ा होने का पनिशमेंट दे देते हैं। तो वो बाहर जाके खड़ी हो जाती है। तो बाउंसर सेंस कहती है, देखा मैं तुम्हारी कितनी अच्छी फ्रेंड हूँ, तुम्हारे साथ मैं। तो कंसेशन देखा, मैं तुम्हें कंपनी देने आ गई। कंपनी देने नहीं आ गई, तुम्हारा पढ़ाई में मन ही नहीं लग रहा था, इसलिए तुम बाहर खड़ी हो। और उसको पैर पे पैर मार के बाउंसर खड़ी हो जाती है। कंसेशन मुझे लगा ही है, तुमने मुझे कैसे मारने की कोशिश करी, और उसे एक खूनी धर देती है। तो बाउंसर कहती तुमने मुझे हाथ कैसे लगाया, और उसका शोल्डर पकड़ के मतलब उसे धम और पीठ पे धर देती है। और जब बाहर से शोर आते हुए टीचर देखते हैं कि बाहर क्या हो रहा है, और उन दोनों को अलग करते हैं कि मतलब तुम दोनों फिर से झगड़ा करने लगे, और दोनों को लिखने को देते हैं कि तुम 15 पेजेस लिखोगे, और जो आज पढ़ाया उसे भी पूरा करके आओगे, वरना तुम्हें एक हफ्ते के लिए तुम्हें सस्पेंड कर दिया जाएगा, और तुम्हें नेक्स्ट एग्ज़ाम भी आने वाला है, तो उसमें बहुत इम्पोर्टेंट है क्लासेस, तो तुम्हें नहीं बैठने को मिलेगा। तो बॉस सॉरी बोलते हैं और उसे ही निकलने करती हैं, और ये पनिशमेंट पूरा करके आने को कहती है। कांसेशन कहती है बॉस को देखते हुए, तुम मेरा भी कर देना। मैं क्यों करूँ, तुम्हारी वजह से ही पनिशमेंट मिली है। और एक दूसरे को नहीं मारते हुए स्टाफ रूम से बाहर आने लगते हैं और क्लासरूम में आ जाते हैं। तो वो उसे बटरिंग करते हुए कहते रहते, प्लीज़ बॉस कर देना, तुम्हें तो पता है ना कि मुझसे इतना नहीं करा जाता, मुझे नींद आता है। हाँ तो तुम अपनी नींद में ही पूरा कर लेना, मैं नहीं करूँगी। और उसे बटरिंग करने लगती है कि उसको भी नोट। तो बॉस सरन कहती है, अच्छा ऐसे बटरिंग मत करो, अगर तुम एक चीज़ का प्रॉमिस करोगी तो मैं सोच सकती हूँ कि तुम्हें जो राइटिंग करने को पनिशमेंट जो 15 पेजेस का मिला है उससे मैं कंप्लीट करने में मदद करूँगी, पर तुम्हें भी लिखना होगा। तो कांसेंस बोलती है, ठीक है, हम तुम्हारे घर चले या हम मेरे घर। कहा मैं अपना होमवर्क पूरा करके तुम्हारे घर ही आ जाऊंगी मॉम को कह के। कहा ठीक है। वैसे भी हमारी मॉम्स अभी वहीं होंगी,
शाम की चाय पे, तो तुम मेरे साथ मेरे घर ही चलो। तो बाबू ससुर ने ठीक है हाँ बोलती है और चली जाती है। क्योंकि बाबू ससुर की माँ मतलब ज़मींदार थी, तो उनकी फैमिली का टेक केयर करने के लिए मेड्स रहती, तो मतलब कुछ ऐसे नीड्स थी नहीं, तो पर्सनल काम करके वो कंसर्न्स के पास आ देती हैं हाउस की, मतलब थोड़े में उनकी मदद करवाते हुए। बॉस के घर सर्वेंट थे और कांसी सर की नहीं, उनकी मॉम खुद से ही सब कुछ करती थी क्योंकि वे अफोर्ड नहीं कर सकते थे, इसीलिए वे थोड़े रिच थे और वे थोड़े एवरेज थे। बट यहाँ ये दोनों ही फैमिली अच्छे से एक दूसरे को ट्रीट करते हैं, कोई मन में भावना ही नहीं है, तो ये अच्छी बात है। और वो ही चीज़ इन दोनों बच्चों में भी है। तो ये जब जाते हैं, ये ऐसे दिन बीतता है और सीन शिफ्ट होता है वहाँ जहाँ बादशाह सरन और कांचन सरन को के पीछे भाग रही होती है और कहती है तुम यहाँ आओ, तुमने मेरी नोटबुक चुराई, तुमने ऐसा करा, इधर आओ। तो कांचन सरन कहती है बादशाह मैंने नहीं करा, मेरी ब्यूटी प्लीज़ मुझे माफ़ कर दो, मैंने नहीं चोरी करा। तो वो पढ़ा, मुझे नहीं पता तुम्हारी नोटबुक है, मैं उसे ख़राब नहीं करती। और उसे के पीछे भागने लगती है और वो उसको ही जब और भागते भागते थक जाते हैं और वे गिर जाते हैं एक दूसरे के ऊपर और फिर हंसने लगते हैं पेट पकड़ के। उसे पकड़ लेती है और वे ही दोनों से लेके बादशाह सरन वहीं सनफ्लावर का मतलब थोड़ा सा ज़मीन पे वहाँ हो रखी होती है, तो वो वहीं गिर जाते हैं और वो उसके बैक पे मतलब पीठ पे ऐसे सब ज़ोर से मुक्के लगाती है। तो वो कहती है बादशाह सरन मुझे लग रहा है, अगर तुम ऐसा नहीं कर, वो उसके ऊपर चढ़ के वो का कंधे पकड़ के ऐसे ही मतलब दबाने लगती है, वो छुड़ाने लगती है। तो वो फिर तो बादशाह सरन उसे छोड़ देती है और फिर वे दोनों उठ के बैठ जाते हैं और कहते हैं कि तुम मुझे भूलोगी तो नहीं। तो हमें यहाँ दिखाते हैं कि अच्छे ऐसे ही हंसते खेलते बड़े हो जाते हैं और हाई स्कूल पास कर लिया होता है। अब बादशाह सरन को बाहर पढ़ने जाना था, तो कांसा सरन ने बादशाह सरन की वो जो मतलब डॉक्यूमेंट्स ले जाने के लिए तो वहीं रखे थे, तो वो उसे देख रही थी। तो वहीं उसकी बादशाह सरन की मॉम ने उसके लिए चाय रखी थी। तो कांसा सरन से उसके मतलब जो डॉक्यूमेंट्स थे सबमिट करवाने के लिए तो उस पर गिर गई थी। तो बादशाह सरन को लगता है कि ये मुझे रोकने के लिए इन्हें ऐसा कह रहा है, इसीलिए वो उसके पीछे भागने लगती है और एक्सप्लेन करने का मौका भी नहीं देती है। तो यहाँ करती है तो उसकी बात सुनती है और पूछती है तुम मुझे भूल तो नहीं जाओगी? कैसे भूल जाऊँगी, मेरे फैमिली वालों ने तुम्हें कर्ज़े में जो रखा है, तुम्हें ये कर्ज़ा चुकाना पड़ेगा। तो कांसा सरन कहती किससे? तुम्हारी शादी जो भी के बाद जो बच्चा होगा तो तुम्हें मेरे घर में शादी करवाना होगा और मैं उसके ऊपर बहुत जुल्म ढाऊँगी उसके ऊपर और तुमसे ब्याज वसूलूँगी। तो कांसा सरन हंसने लगती है, अच्छा अभी कौन शर्म कर रहा है? और उससे बादशाह सरन कहती है नहीं, हम कांटेक्ट में रहेंगे, मैं जब यूनिवर्सिटी की छुट्टियां पड़ेंगी तो मैं वेकेशंस में यहाँ आऊँगी, बट तुम वहाँ क्यों जा रही हो? तो बादशाह सरन कहती है कांसा सरन को क्योंकि क्योंकि पिताजी का बिज़नेस जो है का बिज़नेस है,
तो वहाँ कुछ परेशानी आ रही है, तो उसे ही सही करना, ठीक करने की प्रॉब्लम वहीं जा रहे हैं। तो मॉम भी ग्रैंडपा का ध्यान रखने गई थी। उनकी हालत बहुत ख़राब है, तो पापा मॉम से कहे कि हम उनकी देखभाल के लिए वहीं कर लेते हैं। तो इसीलिए बॉस सरन की मॉम वो बिज़नेस संभालने के लिए वहाँ चलेगी। तो मेरे यूनिवर्सिटी में भी एडमिशन हुआ होंगे, तो पापा वहीं जा रहे हैं ग्रैंडपा के पास, ताकि मॉम का भी ध्यान रख सके और मेरा भी। तो इसीलिए, और मॉम ग्रैंडपा की बिज़नेस देखभाल करने में मदद करेंगे। जैसे ही सब कुछ ठीक हो जाएगा हम यहाँ वापस आ जाएंगे। तो कांसा सरन रोने लगती है, उनका अगर तुम नहीं यार मुझे भूल गई तो वो डिसाइड करते हैं कि जब हम शादी करेंगे तो जो उनके बेबीज़ होंगे तो वो उनकी मैरिज करवा देंगे। तो वो कहते हैं, तो बहुत से कांसा सरन कहती है मैं तो नहीं करवाऊँगी, तुम्हारे जैसे ही ठंडे फेस वाले बच्चे होंगे, और मैं कहाँ बिल्कुल ही तड़कती भड़कती चीज़ हूँ, मैं तो नहीं करवाऊँगी। तो बॉस सरन कहते हैं अच्छा ठीक है, जैसे ही तुम्हारी इच्छा, और उसे हक करते हैं। शी शिफ्ट होके हम कार में दिखाते हैं, जहाँ एक ग्रैंडमा का पोता बोलता है कि ग्रैंडमा क्या हो गया, क्या सोच रहे थे आप? हमें बताइए। तभी दूसरी साइड से करते हैं टैप चलाते हुए बोलता है गागा कुछ भी ग्रैंडमा सोच रही हैं, बट आपको नहीं बताएंगे क्योंकि ये ग्रैंडमा और मेरा सीक्रेट है ना ग्रैंडमा? उनका क्या सीक्रेट है? हाँ, मैं शीचैन की मैरिज करवा के वहीं से ही तुम्हारे लिए भी एक सुंदर सी लड़की ढूंढ के तुम्हारे भी मैं ही वहाँ शादी करवा दूँगी, तुम्हें भी करवा दूँगी वहीं। वरना इसकी तरह निकम्मे की तरह, और उसे मारते हुए कहती है वरना इस निकम्मे की तरह ऐसे 35 साल की उम्र तक बैठा रहेगा। ओ ग्रैंडमा प्लीज़, गागा की शादी है, मेरी शादी करने मत की, मैं तो आपसे ही करूँगा। बता मैं तो तुम्हारे ग्रैंडपा को पसंद करती हूँ, तुम्हारे ग्रैंडपा को पसंद करती हूँ। कहाँ तो ये जल्दी चले गए, अब तो अब जा क्या, अभी तड़क आने, अब दूसरे कल आपकी जैसे ही चाहिए। जैसे ग्रैंडमा कहती हैं इनका, अब तो मैंने तुम्हारे ग्रैंडपा से शादी कर ली, अब तो कुछ नहीं हो सकता। तो ओ मेरी प्यारी ग्रैंडमा, और वो लड़का फिर से अपना टैब पे काम करने लगता है। तो उसकी ग्रैंडमा उस लड़के को, मतलब अपने छोटे पोते को देखने लगती हैं कि वो भी उसी की तरह थी, कि लाइफ को मतलब बिल्कुल ही डेडिकेटेड और पढ़ाई में और अपने सपनों के पीछे मेहनत करते हुए। तो टीचर ने पूछते ग्रैंडमा बताइए ना आप अभी क्या सोच रही थी? तो वो बताती हैं कि उनकी एक फ्रेंड थी जो बहुत शरारत करती थी और उसकी हमेशा शरारत में फंस जाती थी। तो इनका अच्छा आपको भी वो परेशान करती थी? बिल्कुल हाँ। इनका तो आप अपने फ्रेंड के बारे में कुछ बताइए ना। तो ग्रैंडमा कहती हैं हाँ मैं ज़रूर तुम्हें बताऊंगी। तो आपकी फ्रेंड कैसी थी? तो यहाँ पे हम जानते हैं कि वो ग्रैंडमा अपनी और अपनी फ्रेंड के बारे में बता रही होती हैं। तो लांजान ने
सुना, मतलब सुना होता है तो पर लास्ट वाला बात सुना ही नहीं होता। तो यूँ कहता सुना कि यो कितना कि हाँ ग्रैंड माँ मैंने सुना है कि। तो यहीं पे फ्लैशबैक ख़त्म होता है। अब हम जानेंगे कि वे ग्रैंडमा अपने दोनों पोतों को क्या बता रही थी। आपको ये स्टोरी कैसी पसंद आई? तो हमने जाना कि ग्रैंडमा दोनों अपने पोतों से अपने और अपने फ्रेंड के बचपन के बारे में उनसे बातें शेयर कर रही होती हैं। पर हमने देखा कि इनका जो दूसरे छोटा पोता होता है, मतलब वो अभी 24 साल का है, बट उनकी कन्वर्सेशंस में उन्हें कोई भी भागीदारी नहीं करी थी, बट उसने अपनी ग्रैंड माँ की बातें सुनी थी। तो उसकी ग्रैंड माँ बोलती हैं कि लांजन तुम बोलो कि क्या मेरा ठंडा फेस है? क्यों? यूँ कहा। मैं कहा हाँ ग्रैंड माँ आपका ठंडा फेस तो नहीं पता, पर आपकी फ्रेंड ज़रूर जो कहती थी कि आप हेवनली ब्यूटी हैं, वो बिल्कुल राइट कहती थी और उनके गालों को पकड़ने लगता है। तो शीचान कहते हैं कि आप उनसे फिर नहीं मिली? यूँ कहा कि हम स्टडी में फिर गए, हम स्टडी में फिर हमारी लाइफ इतनी व्यस्त होगी कि वेकेशंस पे भी मैंने जाना बंद कर दिया, पर हम मिले थे और हमने खूब सारी बातें भी करी थी। बट उसके घर में ओमेगा, मतलब उसके घर में भी गर्ल बेबी पैदा हुई थी और मेरी भी उसकी गर्ल बेबी पैदा हुई थी और मैं भी। तो मैंने कहा कि तुम शादी मैरिज करवाओगे? इनका हाँ। तब मेरी मैरिज लगी ही थी, बट मैरिज नहीं हुई थी। बट फिर मुझे पता चला कि उसकी बेटी जब बड़ा हो गया, तो मैंने सोचा था कि तुम्हारे डैड से उसकी मैरिज करवा दूंगी। बट उसकी बेटा था, उसने अपने गांव की ही लड़की से अपने गांव के ही किसी लड़के से शादी कर ली। तो मुझे खबर पता लगी तो मैं गुस्सा हो गई थी, मतलब मैं नाराज़ हो गई थी, पर वो मनाने एक दफ़े भी नहीं आई। तो इसीलिए मैं उससे नाराज़ थी, तो उन्होंने मुझे बताया नहीं। बट उसने कहा कि बट बच्चों पे ज़ोर नहीं चलता, इसीलिए मैंने उसे जानने नहीं दिया। तो यूँ कहा तो आप अभी नाराज़ हैं? तो वो शीचान से बोलती हैं नहीं, बट बिज़नेस के चक्कर में और फैमिली चक्कर में हम दोबारा नहीं मिल सके, तो इसीलिए मुझे आज बहुत मिस कर रही थी ये गांव देख के, हमारे बचपन की याद आने लगी थी। तो लांजन अपने कान से वो ईयरबड निकालते हुए बोलता है, तो आप उनसे मिलने क्यों नहीं गई? तो मिलने क्यों नहीं चलते? यूँ कहा हाँ हम शीचान के लिए हम देखने जा रहे हैं ना। तो मेरी फ्रेंड भी वहीं पास में ही गाँव है, तो मैं पता लगवा रही हूँ कि उसकी और वो उसकी फैमिली अब कहाँ है। मैं उससे ज़रूर मिलूँगी।
तो लांजन पूछता है कि उनकी कोई फ़ोटो होगी, उनका उस में फ़ोटो होती थी पर अफोर्ड नहीं कर पाता, तो हमने इतना वो नहीं करा, हम क्योंकि गाँव एरिया में रहते तो फ़ोटो क्लास इतना वो नहीं था, पर शहर में था, इतना भी पुराना एरिया नहीं एरा नहीं था। तो लांजन पूछते हैं तो ग्रैंड माँ कोई उनका नाम या तो वो कहती हैं, तो वो लांजन को बताती हैं। तो लांजन अपने सेक्रेटरी को फ़ोन करता है कि जो फैमिली